सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं, द हिंदू के जो टॉपिक्स हैं, प्लस और भी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर। तो जो टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटम डॉट्स के ऊपर है। क्वांटम डॉट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स है, सिटी ऑफ होम्स है, सिक्किम फ्लड पे बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इंक्लूडिंग द एनडीएमए गाइडलाइंस, क्योंकि प्रश्न इसमें कई तरीके के आ सकता है और जोग्राफिकल एंगल में भी हर एक पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और आखिर में जो आपको मैं मेंस क्वेश्चन दैट आई प्रोवाइड यू दैट विल बी देयर। आज का मेंस का प्रश्न देख लो। मेंस का प्रश्न भी ज्योग्राफी का है, और मैंने आपको ये बताया भी है कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में जितने भी मेंस के इस बार प्रश्न हैं वो मैंने कवर किए थे, और विद स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है, वीडियो भी डाल रखा है, तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं उसके बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग इज एस्केलेटिंग द डेंजर ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट डिस्कस। पहले तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द एनडीएमए गाइडलाइंस। अब ये चैलेंजिंग होता है, दैट इज द एनडीएमए गाइडलाइंस। और एनडीएमए गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक कोर्स बना दूंगा, कोई पढ़ के नहीं जाता है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करते नहीं हैं और ज़रूरी होता है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक तो एआरसी रिपोर्ट है, जैसे मैंने कवर कर ली है ऑलमोस्ट। वो वीडियो अभी पब्लिक हुआ नहीं है, और 4 लेक्चर हो गए हैं, आज 3 लेक्चर और पब्लिक हो जाएंगे। तो आपको जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है वो आप सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल को डाउनलोड करके, और वहाँ पे मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसका कोर्स है, तो मैंने उसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर डाल दिए हैं, 3 लेक्चर और आ रहे हैं आज। तो ये आप लोग जरूर से करें। तो लिंक ऐप का दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करें। सौरभ पांडे यूपीएससी जो है गूगल स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स हैं, और भी लेक्चर्स आज पब्लिक हो जाएंगे। तो ये ऐप का नाम है सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप है, और सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जीएस 2, 3, 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। तो इस रिपोर्ट्स में मैंने अभी आपको इथिक्स इन गवर्नेंस करा दिया है, अभी हमारा टेररिज्म चल रहा है, सोशल कैपिटल और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 मेजर एरियाज हैं जहां हम फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है, आज 16th क्लास है, और काफ़ी सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है एग्रीकल्चर ऑप्शनल। फिर भी आपके पास मौका है ज्वाइन करने का, बिकॉज आप ज्वाइन करके जो रिकॉर्डेड क्लासेस वो देख के और तुरंत फिर लाइव जो है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर ऑप्शनल, बिकॉज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी ये अच्छा ऑप्शनल है। प्लस आप जो पढ़ रहे हैं या सिविल सर्विस के लिए है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शनल है, हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है। मैंने डेमो क्लासेस भी डाल रखी हैं इस चैनल पे, आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाली प्लेलिस्ट देखना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू इट और देखो किस टाइप के टॉपिक्स हैं, फिर डिसीजन लो, बट डिले मत करो। दिसंबर तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा, आपके हाथ में ऑप्शनल होगा, तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में जाके आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो बिफोर आई स्टार्ट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ईच ऑफ यू कि आप लोग सेशन को लाइक प्रेस करना है। जो भी लोग देखते हैं, एटलीस्ट लाइक बटन आप प्रेस कर सकते हैं, और कोशिश करें कि चैनल को जहां भी मौका मिले वहां पे आप शेयर करें। या आपका ही चैनल है, जितना अच्छे तरीके से ये वर्क करता रहेगा, उतने अच्छा कंटेंट मेरे लिए भी देना आसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। बिकॉज ये एग्ज़ाम एक दिन का 2 दिन का नहीं है, यहाँ सालों साल जो है लग जाते हैं, और एक अच्छा कंटेंट जो है वो जो हम लोग दे ही रहे हैं वो चीज़ और समय तक आगे बढ़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, साइंस का। कल भी अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री की जो नोबेल प्राइज है उस पर मैंने आपसे चर्चा की थी। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के ऊपर आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स पे आज भी कुछ पॉइंट्स आए हैं, वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। 1, 2 साल, 3 साल बाद ये लोग फिर से प्रीलिम्स में पूछ लेंगे, फिर से ये लोग मेंस में क्वेश्चन बना देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे। ये इनका तरीका है। आप साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखोगे जो प्रीलिम्स में आते हैं, वो अगर आप थोड़ा लिस्ट बना लो ना 10 साल के नोबेल प्राइज़ का, तो उसमें ये नहीं पूछेंगे कि ये किसको मिला है, रादर ये जरूर से पूछेंगे किस एरिया में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस एरिया में मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है बन जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 3 लोगों को मिला है, वो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे रिफाइनिंग क्वांटम डॉट्स के लिए इन्हें मिला है, ठीक है। ये टर्म याद रखा, क्वांटम डॉट्स। थोड़ा और एक्सप्लेन मैं अभी आपको करूंगा क्वांटम डॉट्स की। हर एक क्वांटम डॉट्स की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट कैन हैव कई सारे ट्रिलियंस ऑफ
स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपके प्रेजेंट है. सो द एटम्स आर पैक्ड सो क्लोजली टुगेदर इन द डॉट्स, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू ईच. देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई भी मटेरियल, मान लो ये है, ये आप मार्कर देखो, ये कोई भी नॉन लिविंग सिस्टम देखोगे तो उसमें जो बना है वो किससे बना है? एटम से बना है. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बहुत सारे. आप देखो यहाँ पे जो क्वांटम डॉट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो क्वांटम, ये क्वांटम डॉट्स है और इसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है और इन थाउजेंड्स ऑफ एटम्स में आपके क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू ईच अदर. तो यहाँ पे ये भी कोई बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है. नैनो स्केल में इसकी साइज होती है, नैनो स्केल में साइज होती है. आगे डिस्कस भी करेंगे और भी इसके बारे में. तो आपको ये जो बेसिक डेफिनेशन है ऑफ द क्वांटम डॉट दैट यू शुड नो, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए. अब देखा जाए कि अगर क्वांटम, देखो क्वांटम एस्पेक्ट, इवन इफ यू विल टॉक अबाउट द फिजिक्स पार्ट, फिजिक्स पार्ट में भी वो लाइट इंपल्स से रिलेटेड जो है मिला है, जिससे कि हम एटम के स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से जान सके. इट मीन्स कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, दैट फ्यूचर टेक्नोलॉजी विल बी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, या आप कह सकते हो जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, और भी बहुत सारे हैं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन और बहुत सारे एरियाज हैं. पिछली बार भी नोबेल प्राइज़ देखो तो एक नोबेल प्राइज़, जो एक क्वांटम एंटेंगलमेंट, ऐसा बहुत सारे एरियाज में आपके जो नोबेल प्राइज़ दिया गया. तो इट मीन्स व्हाट की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बहुत होगा. इस साल भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है वो मिला है. तो यहाँ पे किस तरीके से जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके मध्य, क्वांटम मैकेनिक्स जब आप शब्द इस्तेमाल करते हो, इट मीन्स व्हाट, जो एटम है, एटम के सब एटॉमिक प्रॉपर्टी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी पर जो है वो आपका बेस्ड आपका होता है. तो यहाँ पे जैसे लाइक इट विल एब्जॉर्ब एंड री एमिट द लाइट एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स, अब देखो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल ये क्वांटम डॉट्स है, अगर आप इसको देखो, ये क्वांटम डॉट्स है, ये क्वांटम का स्ट्रक्चर है. यहाँ से कोई लाइट अगर एमिट होती है तो इट विल एमिट डिफरेंट, मतलब जो लाइट होगी वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में एमिट होगी. तो यहाँ पे जैसे क्वांटम डॉट्स का ये कोर है, ये क्वांटम डॉट्स के का शेल है, मतलब इसके, और ये प्रोटेक्टिव सेल है. तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वांटम डॉट्स. ये क्या है? क्वांटम डॉट्स स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल कल मैंने एक डायग्राम भी आपको शो किया था. जैसे ये कोर है, ठीक है, दिस इज कोर, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर, ये स्ट्रक्चर, इसे हम मॉलिक्यूल्स, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे अगर मान लो हम क्वांटम डॉट्स बनाते हैं तो यहाँ पे कई सारे लेवल पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटीजन एंटीबॉडीज डेवलप करने में, प्रोटीन, ड्रग्स, एंटीबॉडी, ये डेवलप किया जा सकता है. जिसे बाई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट, जैसे दवा, प्रोटीन, एंटीबॉडीज हमने अटैच कर दिया. तो क्वांटम डॉट्स का बहुत तरीके से एप्लीकेशन आपका है. अब जैसे मान लो जो क्वांटम डॉट्स हैं, क्वांटम डॉट्स का स्ट्रक्चर, जैसे साइज है, ये 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4, 5, इस तरीके से. अब इसकी भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी. जैसे मान लो लाइट इधर से इस पे जा रही है, इस पार्टिकल पे पड़ रही है, जब रिलीज होगी तो उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी. तो ये क्या है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर साइज ऑफ द क्वांटम डॉट्स. कल मैंने कोर साइज में क्या क्या चीजें होती हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, वो हमने डिस्कस किया था. तो ये सब बातें आपको, यू नीड टू नो अबाउट ईच ऑफ दीज थिंग्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है बन जाता है. क्वांटम जब हम डॉट्स की बात करते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे देखो फ्यूचर में इसका बहुत अधिक इस्तेमाल है. जैसे मान लो इट विल बी यूज्ड इन एलईडी स्क्रीन्स हैं, टिश्यू, मतलब ट्यूमर, जो कैंसर होता है उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, ये भी पॉसिबल है. फिर उसके बाद लाइक जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आइज़ में किसी वजह से जो रोशनी चली जाती है उसको आइडेंटिफाई करना, किस फैक्टर की वजह से वो रोशनी गई है, उसके बाद फिर उसके लिए जो भी कार्य करना, मतलब सर्जरी एंड ऑल वो करना. तो ये इसके लिए भी, मतलब मेडिकल साइंस में भी इसका इस्तेमाल क्वांटम डॉट्स का है. ये थोड़े से फैक्ट्स आपको याद रखना. फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर, लेजर्स, मेडिकल इमेजिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में इसका एप्लीकेशन है क्वांटम डॉट्स का. तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि व्हाट बेसिकली इज क्वांटम डॉट्स. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड ऑल्सो नो द एप्लीकेशन पार्ट. अगले साल, उसके अगले साल कभी भी 10 नंबर का प्रश्न पूछ लेंगे, एप्लीकेशन, व्हाट आर क्वांटम डॉट्स और उसके एप्लीकेशन क्या है. जैसे इस बार अगर आप देखोगे तो मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ा रखा था पहले से ही, एआई का एप्लीकेशन हेल्थ या कुछ इस टाइप से जो पूछा था, ये संडे के पेपर में आया हुआ है और मैंने इसको कम से कम 3-4 बार आपको एक्सप्लेन किया था. तो ये ट्रैक करना जरूरी है. अगर आप नहीं पढ़ोगे,
सपोज करो पुराने ज़माने की चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं, तो वो फिर इतना हेल्पफुल नहीं होगी अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आ रही हैं इनको बहुत अच्छे से कवर करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक देखो पिक कैसे करते हैं और कैसे कवर करते हैं यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से, ये बहुत जरूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। जरूरी नहीं कि हर हेडलाइंस को पढ़ो और आप अट्रैक्ट हो उसके बारे में, ये हेडलाइंस पढ़ ली, वो हेडलाइंस पढ़ ली, आप सोचो यार ये पढ़, क्योंकि जब हम नए नए होते हैं तो हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, पर धीरे धीरे कंटेंट को फिल्टर करना पड़ता है, क्या काम का है क्या काम का नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। और लास्ट 5 ईयर्स आई हैव बीन डूइंग द सेम थिंग। पेपर देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपका फिर आपके मन में कुछ और आ सकता है, यार ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है टॉपिक रिपीटेड होते हैं, कई बार क्या होता है उसमें टॉपिक अच्छा होगा बट आर्गूमेंट अच्छे नहीं होते उसमें, उसको भी कवर करना अच्छा नहीं है। मतलब मान लो बहुत ही बायस्ड आर्गूमेंट है, कोई अपने ओपिनियन दिए जा रहा है, वो इग्नोर करना चाहिए। हमें किसी के ओपिनियन को इतना कैरी नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर हम कैरी करते हैं तो वी हैव टू थिंक कि अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई रिपोर्ट है या कुछ ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कुछ बातें बोली गई, तो हमको थोड़ा कवर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखो कैसे टॉपिक पिक होता है। ये है IR का टॉपिक, ठीक है, मालदीव्स के कंटेक्स्ट में। एक तो मैपिंग इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा जो डेवलपमेंट है वो हमें जानना है, मालदीव्स का जो रीजन है वहाँ पे। तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो IR के अंदर, द हेडिंग दैट यू कैन पुट इज दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है ना, ये इंडिया के फेवर में इतना है नहीं, बहुत हमें नुकसान भी होगा। अब ये मैप में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो ये मालदीव्स का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका मालदीव्स हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये है। तो ये आप खुद देखो इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स की इंडिया के बहुत ही क्लोज है। अगर आप देखो ये केरला का इलाका है, ये केरला है, इधर आपका लक्षद्वीप का इलाका है, और यहाँ पे मालदीव्स का इलाका है। तो ये क्या है कि कई आप स्टडी देखोगे, जैसे पहले जो एक रिजीम थी उसमें भी कहा गया कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो टेररिस्ट ग्रुप बहुत एक्टिव हो गए थे यहाँ, और यहाँ से केरला जैसे रीजन में पेनिट्रेट करना पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर, है ना, क्योंकि कई फैक्टर्स है इसके लिए। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय बनेगा। प्लस यहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस भी इंक्रीज हो सकता है। अगर सपोज करो इंडिया को फेवर नहीं कर रहा है तो चाइनीज प्रेजेंस इंक्रीज होगा, चाइना इंडिया के बहुत ही क्लोज आ जाएगा। फिर कई प्रकार की जो है, जैसे मान लो इंडो पैसिफिक, जो हम एक मैरीटाइम पार्ट बना रहे हैं, मैरीटाइम एस्पेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, क्वाड बना रहे हैं, तो क्वाड का जो एक्सपेंशन हम करना चाहते हैं। अब आप इस चीज़ को समझो, चाइना कैसे इसको टारगेट कर रहा है। एक तरफ से मान लो यहाँ पे उसकी नज़र है, मान लो पूरा बात सारी मालदीव्स चाइना की मानता है, तो इंडिया का यहाँ से ये एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा, इधर से एक्सटेंड करना ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम्बन टोटा पोर्ट आ गया, और इधर से एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज इधर म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार में जो भी सरकार है वो चाइना जो बोलेगी वो खाओ, वो कहेगा रोज चाउमीन खाओ तो रोज चाउमीन खाएं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश हम बचा हुआ है। अब बांग्लादेश में भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आ जाएगी वो भी चाइना के फेवर में चली जाएगी। नेपाल में चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आ गया है, भूटान भी ठीक है। अब आप ये देखो कि चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं ये जैसे मान लो हम इंडो पैसिफिक रीजन को फर्दर हम कॉन्टिनेंटल रीजन तक लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब जो हम क्वाड ग्रुपिंग है उसके इंपॉर्टेंस की अगर बात, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यहाँ जापान का प्रेजेंस बढ़ा है, जापान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर कि चाइना चाहेगा इस रीजन में जम के डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि इंडिया का एम समझो कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसको इंडिया यहाँ से कनेक्ट करना चाहता है। आसियान जो देश हैं, आसियान देश ऑलरेडी चाइना से इतना अच्छा खुश नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है ज़्यादातर, और ये रीजन बहुत डेवलप होगा। हमें अपना इस रीजन को अगर डेवलप करना है तो ये कनेक्टिविटी डेवलप करना है, जो कि हम फोकस कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। वी आर फोकसिंग ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑल्सो। तो अब क्या है, चाइना को भी पता है कि यार ये इसको ब्लॉक करना था, तो म्यांमार से हमें ब्लॉक कर दिया, प्लस अगर मान लो म्यांमार से हमने रिश्ता ठीक ठाक कर भी लिया तो फिर ये कुछ और ना कुछ और करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस रीजन में डिस्टर्बेंस बना रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो सबके अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप भी आ गए, इंसर्जेंट ग्रुप भी आ गए, तो वो उनको मान लो दो इथनिक ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन करते, तो एक को सपोर्ट कर दिया, तो एक जो है डिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एक दूसरे के प्रति नेगेटिव फैला दिया, और वो फिर एक दूसरे को मारते काटते रहेंगे। बस ये चीज़, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब ये आप सोचो कि एक सिविलाइजेशनल चैलेंज भी, आज 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया दो इथनिक ग्रुप के बीच में, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। ये डिपेंड करता है, मतलब आप इसको किसी भी लेवल पे आप प्रश्न उठा सकते हो।
गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो एक लेवल तक गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज को आप कह सकते हो, एक लेवल तक मान लो लॉ एंड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हो, बट ये एक सिविलाइजेशनल पार्ट भी सोचने वाली बात है, कल्चरल कंटेक्स्ट भी सोचने वाली बात है कि मतलब 21वीं सदी में ये किस प्रकार की सोच है कि दो कम्युनिटी वो साथ नहीं रहने को तैयार है। बहुत सोचने वाली बात है, मतलब आप इसको हैरान करने वाली बात है, ये मतलब किस प्रकार का माइंडसेट है। ऑल्दो अगर वो माइंडसेट चेंज हो, एक दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के प्रति अगर उस माइंडसेट को वो चेंज करे तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। लेकिन जब डिफरेंसेस होती हैं उस डिफरेंसेस को और भी अधिक इंक्रीज करने का काम डिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से किया जा सकता है, गलत सलत मैसेज भेजना व्हाट्सअप और इन सब के माध्यम से, और वो जो नफरत एक दूसरे के प्रति वो बढ़ती चली जाएगी, फिर वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट हो जाएंगे जिससे और नफरत बढ़ती चली जाएगी, और वो फिर ऐसी साइकिल शुरू होगी कि वो कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल बन जाए। लेकिन फिर भी हमें समझने की बात है कि ये खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है, वहाँ पे जो बॉन्डिंग है उसको, या जो ब्रदरहुड है, बॉन्डिंग है, उसको हम कैसे इंक्रीज करें, इम्प्रूव करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समाज ही वहाँ का कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट्स चलो आज ट्राई कर रही हैं जितना भी कर सकती है, कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स लेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो थोड़ा बहुत स्टेप्स लेंगे, पर जब तक सोसाइटी एज अ होल के बीच में बॉन्डिंग ब्रदरहुड नहीं इंक्रीज होगा तब तक चीज़ें मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। तो 21वीं सदी में वही पुरानी सोच के साथ वर्क करना, तो ये थोड़ा सा खुद वहाँ की जो सोसाइटी है उसको सोचना चाहिए, मतलब ये वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, मतलब वो इनके थॉट प्रोसेस पर भी एक प्रश्न उठता है, सिंपल सी बात है, उनके थॉट प्रोसेस पे भी प्रश्न उठता है। ये दोनों कम्युनिटी, मतलब कोई भी कम्युनिटी जो इस टाइप की एक दूसरे के प्रति इतना अधिक हेट्रेड रख सकती है, वो कैसे हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, सोचना चाहिए, इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। चाहे अब उसमें कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, वो सेकेंडरी हो जाता है, बट जो लोग, दो लोग साथ रह रहे हैं, इतने समय से साथ रहे हैं, कैसे आपस में बॉन्डिंग इंक्रीज किया जाए, इस पर वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्हीं का सबसे प्रोमिनेंट रोल बन जाता है। बट सबका अपना पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है, तो वो चाहेंगे कि डिफरेंसेस बने रहे, ठीक है, ये ध्यान। तो ये मालदीव्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो ये कई कुछ आइलैंड्स भी आप मैपिंग के देख लो, जैसे वही गामू आइलैंड है, गोवा फोसी आइलैंड है, ओथिमू आइलैंड है, मुथा फोसी आइलैंड है, बोडू फिनोलू टू आइलैंड्स हैं, ये सब कुछ आइलैंड्स है, थोड़ा देखना। फिर यहाँ पे सेरियम आइलैंड, ये बेसिकली आपका हमारे लक्षद्वीप का हिस्सा है, वहाँ पे है। और ये देखो, अभी देखो चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे अभी नए मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू करके, अब देखो ये मोहम्मद मुइज़ू हैं, इनका अपने आप जो इंक्लिनेशन है पाकिस्तान या चाइना से अगर निकल कर आता है, अभी और क्लैरिटी आएगी, बट एक चीज़ तो ये है कि पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि इंडिया के काफ़ी फेवर में रहता था, ये तो इतना नहीं रहेगा। तो एक चैलेंज है इंडिया के लिए, पड़ोस में इतने अच्छे लोग आ रहे हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो अपने हिसाब से। अब हमें देखना है द इम्पोर्टेंस ऑफ मालदीव्स। मालदीव्स की इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला तो ये है, ये मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एक तो इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 12,000 आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स हैं, एंड इंपॉर्टेंट मतलब जैसे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, है ना, वहीं पे लोकेटेड है। तो इस वजह से जैसे मान लो बहुत सारा सप्लाई चाइना, इंडिया, जापान, यहाँ से मूवमेंट होता है, तो अगर आप किसी आइलैंड पे बैठे हुए हो तो कोई भी रूट को रोक सकते हो। और जैसे चाइना अपने नेवल शिप्स को इंडियन ओशन रीजन में भेजता रहता है, ठीक है, जैसे ये एक रीजन, जैसे ये मालदीव्स आ गया और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन भी आ गया, ये बहुत ही क्लोज इस ये रूट पे लोकेटेड है। यहाँ पे मान लो ये इस रीजन पे चाइना प्रेजेंट है, इस रीजन में प्रेजेंट है, तो ये फिर हमारे लिए चिंता का विषय, हमारे लिए नहीं, पूरा जो मैरीटाइम रूट है, ट्रेड रूट है, वो भी आपका अफेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया को मालदीव के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और चाइना का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए, ऑल्दो ये हमें देखना है कि खास तौर से अगर देखा जाए तो खास तौर से जैसे इंडिया को कई लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल लेवल पे, और भी बहुत सारी, जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेसिडेंट आते ही बोले कि नहीं नहीं इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से जाना पड़ेगा, और इस टाइप की बातें कही जा रही है, तो इससे फिर इंडिया की हटा के चाइनीज़ कर देंगे या पाकिस्तान के कर देंगे, क्या पता। तो ये सब एक चैलेंज बनता है, इंडिया को इस सब को टैकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया मालदीव्स का बहुत सारे सांस्कृतिक लेवल पे, रिलीजियस, कमर्शियल लिंक, बहुत तरीके के लिंकेज एग्जिस्ट आपका करता है, किया जा रहा है, बट धीरे धीरे यह कहा गया, जैसे इससे पहले के, और मतलब जैसे इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे पहले आई थिंक यामीन करके थे, तो वो बहुत अधिक रेडिकलाइजेशन हुआ था,
और बहुत सारे मतलब ये मानो कि सीरिया में लड़ने वहाँ से चले गए थे, क्योंकि इस्लामिक पॉपुलेशन यहाँ आपकी अधिक है। मालदीव्स की बात करोगे ना, लक्षद्वीप में भी है, यहाँ भी है, तो वो फिर रेडिकलाइजेशन के चांसेस भी कई बार बढ़ जाते हैं। सीरिया में लड़ने चले गए वहाँ मालदीव से, वो भी एक अपना ही सोच है। तो ये है, अपने देश का ध्यान नहीं रखना, उधर सीरिया लड़ने चले गए, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंज इंडिया के लिए बनता है, इंडिया इसको कैसे टैकल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एक्सपैंडिंग सेंसरशिप रिजीम क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप कोई रिपोर्ट के बारे में मेंशन करें, तो जब बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट है उस पर है हमें देखना चाहिए। और इस रिपोर्ट में कुछ आर्गूमेंट्स हैं जो मैं आपके लिए थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। बाकी इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कुछ इस टाइप से, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, इस टाइप का आर्गूमेंट दिया गया। देखो इसमें आप ये मेरी बातें सुन के आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं हमें ये भी करना है। आप इस चीज़ को समझने की बात समझने का प्रयास करो कि हमें कभी भी, चाहे देखो आज कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, कल कोई और होगी, तो हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके नहीं लिखना है आंसर। हमें जो भी चीज़ें लिखनी है, मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं, और ख़ास तौर से बहुत न्यूट्रलिटी अपने आंसर में रखनी है। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो इंटरव्यू में आप जाओ चाहे कहीं भी जाओ, बट आपको ये न्यूट्रल एस्पेक्ट, आपको न्यूट्रल मतलब, यार न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते या फिर आप कहीं स्टेप नहीं ले सकते। न्यूट्रलिटी का मतलब होना चाहिए कि आपके शब्दों में बायसनेस नहीं रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट है जो कि फ्रीडम हाउस, एक तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। ये लोग लिखते रहते हैं यहाँ वो अच्छा नहीं है, वहाँ ये अच्छा नहीं है, अपना अपना ओपिनियन देते रहते हैं। यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पिक किए गए हैं, वो आर्गुमेंट्स थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला ये कहा गया कि एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब ऑनलाइन लेवल पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है वो देखने को मिला है। रिपोर्ट का नाम देख लो, फ्रीडम ऑन द नेट 2023 ये रिपोर्ट है। एंड एआई का इस्तेमाल भी सरकारों के द्वारा बहुत किया जा रहा है। अब देखो मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया था, एआई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस किया था, रेस्पॉन्सिबल इथिकल एआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक बनेगा, जीएस पेपर 2 में भी ये टॉपिक आपका बनेगा। तो यहाँ पे कहा गया कि सरकारें भी एआई का इस्तेमाल करती हैं डिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है। ये आर्गुमेंट आपको एक यहाँ से पिक करना है। कौन कर रहा है, क्या कौन नहीं कर रहा है, वो हमें नहीं लिखना है। हमें ये समझना है कि एक आर्गुमेंट है कि डेमोक्रेटिक सेटअप बेसिकली एक चैलेंज जो है वो हो रहा है। तो सेंसरशिप और जो डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये देखने को जो है वो आपका वो मिल रहा है। फिर यहाँ पे डिजिटल रिप्रेशन जो है वो देखने को मिला। डिजिटल रिप्रेशन का मतलब जैसे मान लो डिजिटल सिस्टम है, वहाँ पे आप अपने व्यू पॉइंट रख रहे हो, सारी चीज़ें हैं। अब देखो इस चीज़ को समझो, क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेट बनोगे फ्यूचर को, तो ये है। अब देखो इंडिया का एग्जांपल लो, ठीक है। इंडिया कई सारे रूल्स लेकर, जैसे कई सारे मान लो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, एआई को रेगुलेट करने के लिए, और भी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए लॉ लेकर आएगा। अब ये लोग क्या करेंगे कि एनजीओ पकड़ेंगे, उस एनजीओ को जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो फंड कर देंगी और बोलेंगे रिपोर्ट निकालो, बोलेंगे ये लॉ इंडिया का खराब है। अब फिर आप सोचोगे हाँ यार इंडिया का ये लॉ खराब है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, बहुत ही रैशनली समझो कि जो हमारा डिजिटल सिस्टम है, पहले तो चीज़ देखो, लॉ कोई तो लॉ आना चाहिए पहले, डेटा प्रोटेक्शन और ये सब लॉ आए तो सही। अगर आपके देश के अंदर डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट करें वो लॉ नहीं है, तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है वो तो ये लोग फ्री में लेंगे और उससे बिजनेस जनरेट करके बढ़िया जम के पैसा कमाएंगे, वही कर रहे हैं। और हम क्या है, फ्रीडम फ्रीडम, इस टाइप का हमारा व्यू पॉइंट जाता रहेगा। इस चीज़ को समझो, बहुत ही रैशनली इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि पहले हमारे देश में लॉ तो आए कि हमारे देश के सिटीजन्स का जो डेटा जनरेट डिजिटल सिस्टम के अंदर हो रहा है, वो डिजिटल सिस्टम के अंदर डेटा जनरेट होके, और एटलीस्ट उसमें जो इंडिविजुअल है और हमारी जो इंस्टीट्यूशन उनका से तो होना चाहिए। अब हम ये कहेंगे अरे सरकार लॉ बना रही है तो सारा का सारा जितना डेटा है सरकारें रख लेंगी। सरकारों को करना क्या है डेटा का इतना, मतलब सरकार को डेटा को लेकर कमर्शलाइजेशन तो नहीं करना। फिर आप कहोगे नहीं नहीं सरकार जो है नज़र रखेगी सबके ऊपर। कितने लोग हैं ऐसे जिन पे नज़र रखा जा सकता है? मतलब आप 140 करोड़ लोगों पे नज़र थोड़ी ना रख सकता है। तो हमें ये समझना है कि हमें सबसे पहले अपने देश के अंदर लॉ तो लाओ, लॉ लाने के बाद फिर हम ये सोचें कि अच्छा ये लॉ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको और कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखना कि किसी का भी सर्टेन राइट्स जो हमारे संवैधानिक राइट्स है वो तो कहीं डाइल्यूट नहीं हो रहे हैं। तो फिर हमें देखना है ये ओवरऑल इतना बड़ा गेम है,
आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि किसी फंडिंग कर दी बड़ी एनजीओ को, उसने रिपोर्ट निकाल दिया, ये अभी इसमें पूरा बाद में यही कंटेंट लिखा हुआ है, ये लॉ में ये खराब है, वो लॉ में वो खराब है। क्यों? फिर लॉ आए ना, आपसे पूछे लॉ क्यों खराब है, आप कहोगे नहीं नहीं इसमें ये अच्छा नहीं उसमें अच्छा नहीं। लॉ तो आने दो, लॉ आएगा तभी तो कुछ होगा, नहीं तो आपके तो फ्री में सारा का सारा डेटा जो है वो लेकर मतलब सारा का सारा डेटा जो है वो अपने मन से यूज करेंगे। अब आप समझो शॉर्ट्स का एग्जांपल लो, शॉर्ट से किसी भी सिस्टम की बात करो, एआई जो है वो किस पर बेस्ड है? डेटा का पर बेस्ड है। आज के समय में हम शॉर्ट्स के अंदर जो यूट्यूब शॉर्ट्स है हर तरीके के वीडियो डालते हैं, पर्सनल से पर्सनल वीडियो डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको हम शॉर्ट्स के माध्यम से नहीं डालते हैं, सब चीज़ डालते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो एआई है वो डेटा को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको पता है कि अगर हंसना है, रोना है, या ये ऐसे ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे ऐसे इमोशंस में इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा, इस तरीके की चीज़ें बोली जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो एआई सिस्टम है उसको और ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक बनाने के लिए एक डेटा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। आपको क्या लग रहा है फ्री में उनको क्या मिल रहा है? ये शॉर्ट्स और ये सब जो है, ये और डिजिटल मीडिया और ये सब में जो जम के डेटा, फोटो, वीडियो सब शेयर करने दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? उनको आपको इतनी चिंता थोड़ी ना है कि आप दो बढ़िया अपना डेटा शेयर करो, उनको मजा आ रहा है देखने में कि आपके बर्थडे पार्टी वो देख रहे हैं बैठ के, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप उनको डेटा दे रहे हो, उस डेटा के बेसिस में आपको वो फ्यूचर मार्केट डेवलप करेंगे, वो एआई एडवांस सिस्टम डेवलप करेंगे और उसमें बाद में चार्जेस करेंगे आपको और हर चीज़ को रेगुलेट कर लेंगे। वो सारी की सारी जितनी भी हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक से लेके एआई सेंट्रिक डेवलप होता जाएगा और रियलिस्टिक एआई सिस्टम को वो बना देंगे। ये सब चीजें हैं। तो अगर हम अपने देश के अंदर लॉ ही लेकर नहीं आएंगे तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने का प्रयास आप लोग करो कि भारत में सबसे पहले लॉ आना जरूरी है। फिर ये जो पीपुड़ी हम बजाते हैं ना, पीपुड़ी बजा दिया ये हमारा फ्रीडम जा रहा है, पीपुड़ी बजा दिया हमारा प्राइवेसी जा रहा है, पीपुड़ी बजा दिया हमारा ये जाना है, ये सब सेकेंडरी है। पहले लॉ लेकर आओ, लॉ को इंप्लीमेंट करो, और अगर ये तीनों फैक्ट्स में से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारे देश की ऑनरेबल कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और ये सब इतने हैं हमारे देश में, इंस्टीट्यूशनली इतना डेवलप्ड हैं कि वहाँ पे हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पे बिलीव होना जरूरी है, बट पहले लॉ लेकर आओ तभी फायदा होगा। अदरवाइज सारा का सारा डेटा ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इस्तेमाल करती रहेंगी। आज थोड़ा बहुत जो है, मान लो कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो वो तो अपने आप को स्टैंड कर लेगी, बाद में पूरा का पूरा बैठ के पूरा सरकार को कंट्रोल करेंगे। आपको पॉलिटिकल डिबेट पर कोई भी थिंकिंग चल सकती है कि ये इस बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन, आप इस चीज को समझो कि ये जो पॉइंट है कि ये बिजनेसमैन इस सरकार से जुड़ा है, वो बिजनेसमैन उस सरकार से जुड़ा है, इट मींस जो ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट या आप कह सकते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनका जो रोल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अभी उन्हें कंट्रोल करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है, तो सरकार से रिश्ता बना के रखेंगे, फ्यूचर में सरकार को जरूरत इनकी पड़ेगी, तो फिर मतलब पूरा का पूरा डेटा ही जो है वो, क्योंकि इनके पास इतना एडवांस सिस्टम, सरकार के पास क्या एडवांस सिस्टम है, कितना एडवांस सिस्टम, कितों का डेटा वो लोग रख लेंगे। थोड़ा बहुत एक फोन रिकॉर्डिंग को संभाल पाना, आप पुलिस स्टेशन की बात करो, है ना, कुछ थोड़ी मोटी चीजें हैं, 2 4 5 केस जो बड़े हो गए वो तो ठीक है। हमारे पुलिस स्टेशन में जाओ, जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, ज्यादातर आप उनका जो डिजिटल सिस्टम में काम करने का लैपटॉप ऑन करके ना, अगर उनको स्लाइड बनाने को दे दो ना, तो आपको 90% लोग नहीं मिलेंगे कि दे दे। अब नई जनरेशन आ रही है जिनको थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आ रही है। किस बेसिस में रिक्रूटमेंट होता है? रिक्रूटमेंट का बेसिस क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये सब पढ़ के। ये आपको कौन सा डिजिटल इकोसिस्टम या ई गवर्नेंस में काम आने वाला है? आपको डिजिटल सिस्टम का नॉलेज ही नहीं है। और मान लो 30 साल की एज तक किसी ने सीखा नहीं है, वो 32 साल में क्या सीखेगा? सीखेगा ही नहीं, भागता रहेगा इधर से उधर। तो ये चीज हमें समझना है कि पूरा इकोसिस्टम के अंदर कौन जा रहा है। तो अगर हमारे सरकारी इकोसिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, वो उनसे कॉम्पीट करेंगे, या उनको रेगुलेट करने का आप सोच रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में एडवांस सिस्टम, एल्गोरिदम और कोडिंग बैठ के कर रहे हैं, उनसे वो कम्पीट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लॉ होना जरूरी है अगर हमें अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है। अदरवाइज हर चीज हमारा माइंड से लेके ना, परसेप्शन से लेके, प्रेजुडिस से लेके, हर चीज जो है, हर एक छोटी से छोटी चीज जो हमारा डेटा हम आजकल शेयर ही कर रहे हैं, कंपनीज के पास ऑलरेडी जो है जा रहा है। और वो डेटा जो खास तौर से पर्सनल, नॉन पर्सनल डेटा तो चलो चाहिए, पर्सनल डेटा हम अपने, हमारा से उसमें इंक्रीज हो, तभी संवैधानिक राइट, प्राइवेसी जैसे जो संवैधानिक राइट्स जो है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये चीजें थोड़ा सा देखना है, ये आप लोग रीड कर लेना। यहाँ पे डिजिटल रिप्रेशन और ये सब शब्दों का जो इस्तेमाल है उसको आप यूज कर सकते हो कई जगह पे, है ना। तो हम देखो ये सब बातें है ना कि सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मान लो गवर्नमेंट लॉ लेकर है, अरे ये डिजिटल रिप्रेशन कर रहा है, अरे ये प्राइवेसी लेकर जा रहा है, और आप शेयर कर रहे हो, आप हर चीज शेयर कर रहे हो, हर चीज शेयर कर रहे हो।
आप समझो, एक सीधी रोड में जा रहे हो, रोड में पैदल चल रहे हो, अब रोड में पैदल चल रहे हो, एक काम करना, रूल खत्म कर दो, सारे रूल खत्म कर दो, रोड में रेड लाइट नहीं होगी, पुलिस वाले खड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप चल के दिखा दो रोड के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर 50 एक्सीडेंट हो जाएंगे, चल के दिखा दो। आपको क्या लगता है कि हम लोग इतने वो हैं कि सब बहुत ध्यान से चलेंगे? वो बहुत हाईएस्ट लेवल की मेच्योरिटी चाहिए, हाईएस्ट लेवल की मेच्योरिटी, जहाँ पे हम सामने वाले को समझ सके। एक बार करके देख लो कि एक रोड है, उसमें कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, रेड लाइट नहीं, पुलिस वाले नहीं है, क्या हालत हो जाएगी उस रोड की। कभी आपके यहाँ भी कई ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे जाम का जाम लग जाता होगा, रोड रेज हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ये देख लो ना, हम अपने फ्रीडम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो फ्रीडम को मैनेज, अब जहां पे जब हम फ्रीडम को अपने मैनेज ही नहीं कर पाएंगे और सामने वाले की फ्रीडम कर्व करना शुरू कर देंगे, ऐसी स्थिति में हमें लॉ की जरूरत पड़ती है, रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर लॉ और रेगुलेशन आए, वो रिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है, इसे परसेप्शन बनाने का तरीका है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, कोई इधर उधर की जगह नहीं रह रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये स्थिति देखो, ये है 100 लोग को मार दिया सीरिया की मिलिट्री एकेडमी में। अब आप सोचो इस ऐसे देशों की क्या हालत है, क्या है ऐसे। अब धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति बनती क्यों है? अब ऐसे देशों का आप इवोल्यूशन समझो, पहले ही समाज में डिवाइडेड है, ये सिया है, ये सुन्नी है, आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। अब जब आपस में आप लड़ रहे हो, तीसरा एंटर कर जाएगा, वो अपना इंटरेस्ट देखना शुरू होगा, जो आपस में लड़ रहे हैं वो तीसरे के साथ हो लेगा कि यार इसके साथ मैं हो लेता हूं, तो ये इसको इसको मारने में मजा आएगा। और फिर धीरे धीरे जब आप आउटर इंटरफेरेंस बढ़ाते रहते हो, अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं करते हो, तो क्या स्थिति होती है? यही पूरा का पूरा सिस्टम नाश हो जाता है। तो आप ये समझो, जब कोई चीजें इंडिविजुअल के विम, फैंसीज और डिस्क्रिशन, एग्रेशन से रन होती है, आप ये समझो कि वो देश सर्वाइव नहीं कर सकता। इंस्टीट्यूशन से स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी भी सिस्टम की बात करें। और इवन प्राइवेट सेक्टर, जब हम बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर के को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मात्र प्रॉफिट्स जानता है ना, मात्र प्रॉफिट, तो हम कैसे पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप कर सके। और प्राइवेट, अब यहाँ पे आप ये प्राइवेटाइजेशन पे ये आर्गूमेंट मत पिक करना, प्राइवेटाइजेशन का भी विद रेगुलेशन एक जरूरी है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें ये देखना है कि हम जो भी चीज़ें अपने देश के अंदर करें, उसका रेगुलेशन इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो, 100 लोग को मार दिया बेचारे, जो है अपना परेड टाइप जो मतलब पासिंग आउट परेड थी, और उसमें है ना, तो 100 लोग को मार दिया। अब जिसने मारा है उसको मजा आ रहा होगा, यार मैंने मार दिया इतने का। और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप सोचो कि जो ग्रुप्स हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार की सोच है कि 100 लोग हैं, 100, अब वो कॉलेज से पास आउट ही हुए, अब मतलब पास आउट हुए मिलिट्री एकेडमी, सब उनको मार दिया। ठीक है, खुशी रहे। और ऐसे एक्ट को कैसे वो जस्टिफाई करेंगे कि मुझे मेरे जो है रिलीजन में ऐसा बोला गया है, तो मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जो है ना खुशी मिलेगी, इस टाइप की थिंकिंग। ठीक है, दिमागी बीमार जो एक थिंकिंग होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल सिटी ऑफ होम्स, यहाँ पे आर्म टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएशन हो 100 को मार दिया, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी, अब देखो टेररिज्म पे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। सिटी ऑफ होम्स का लोकेशन देख लो, ठीक है, ये होम्स है, ये सीरिया है, इसके मैं ये देख लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ ये और ये आपका कौन से देश हैं, कमेंट सेक्शन बताना। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम फ्लड डेथ, ये है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। सिक्किम फ्लड डेथ काउंट अमाउंट्स टू 14, बहुत ज़्यादा नंबर है इसमें, 14 ही बता रहे हैं, लेकिन नंबर में भी और है, हमारे लगभग 22 पर्सनल्स हैं, वो भी हैं, मिसिंग है आई थिंक, है ना। तो ये बहुत चिंता का विषय है। आप खुद सोचो कि जो ये ज्योग्राफी का, इस पर मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, सिक्किम फ्लड डेथ काउंट्स माउंट टू 14। अब इसमें आप देखो, पहला तो आप ग्लेशियर लेक समझो, जैसे ये आप देखो, ठीक है, अब ये ग्लेशियर है, पिघल रहा है, ये ग्लेशियर है, जमा हुआ है, ठीक है, ये आपका जमा हुआ है। अब दूसरा इमेज देखो, ये ग्लेशियर लेक है, मतलब बर्फ पिघल कर आई, बर्फ पिघल के इधर ये गड्ढा टाइप रहता है, यहाँ पानी जमा हो गया, चारों तरफ मिट्टी होती है, मॉरेंस बोलते हैं। तो इस ये है, तो ये क्या पानी को होल्ड करके रखता है। पानी का लेवल और अधिक बढ़ेगा, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, पानी का लेवल और बढ़ेगा। पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलेगा, पानी का लेवल और बढ़ता चला जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये डैम टाइप रहता है, ये टूट जाएगा और ये पानी नीचे जाता है। जैसे अगर इसमें डायग्राम होगा तो ये ऐसी स्थिति बनती है, मतलब ये नीचे साइड। अब इसमें एक डायग्राम और भी है बहुत अच्छा, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसमें आप देखो, तो जैसे मान लो ये ग्लेशियर है, ये पिघला, ठीक है, ये पिघला, पिघलने के बाद ये लेक है, ग्लेशियर लेक है, खूब सारा पानी आया, पानी आने के बाद ये टूट गया, टूटने के बाद ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा।
ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्लेशियर, इसे तो ग्लेशियर लेक बोलते हैं, इसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग बोलते हैं, GLOF। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग बोलते हैं, GLOF। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ जोग्राफिकल चीज़ें याद रखो जो न्यूज़ में है। पहला, एक तो तीस्ता रिवर याद रखना, ये सिक्किम है आपका। ये है लोहनाक रिवर है, यहीं पे एक लेक भी है ना। तो ये लोहनाक लेक यहाँ लोकेटेड है, ये आप ध्यान रखना। लचेन रीजन याद रखना है। और आर्मी पर्सनल मिसिंग है यहाँ पे इस रीजन में। तो ये जो भी हुआ है वो इस रीजन सिक्किम के इलाके में हुआ है। एक तो तीस्ता रिवर है, याद रखना है। उसके बाद आपको ये लोनाक लेक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये लेक भी याद रखना। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखो ये चाइना है। ठीक है, अब आप क्योंकि फ्यूचर ब्यूरोक्रेट है, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा समझ पाओगे। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो। हाँ, या यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो ये आपका ये लेक ये हो गया। अब इसमें एक डैम का नाम और याद रखो, ये सब न्यूज़ में है। ठीक है, मैपिंग के कंटेक्स्ट में। एक तो लोनाक लेक याद रखो, लोनाक लेक। ठीक है, सिक्किम में। और एक चुंगथांग डैम, ये लेक। और ये चाइना, इधर चाइना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, आप इस आर्गूमेंट को समझ पाओगे। इसी को अगर किसी कॉमन पर्सन को बताऊंगा तो नहीं समझेंगे वो, क्योंकि आप लोग फ्यूचर आप ब्यूरोक्रेट रहोगे तो समझ सकते हो। देखो क्या है, डिजास्टर को भी एक देश एक टूल बना सकता है, डिजास्टर को भी। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर जो ब्रह्मपुत्र है उस पर डैम बना दिया। इंडिया को परेशान करना है, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पूरा डैमेज कर देना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ही हम साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो क्या करेगा, मान लो थोड़ी बहुत भी बारिश हुई, बारिश होने से वो क्या करेगा, अपने डैम के गेट खोलेगा और पूरा का पूरा काफ़ी सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन, जो ब्रह्मपुत्र के आसपास रीजन है, वहाँ पे फ्लडिंग आ जाएगी। दूसरा आप समझो कि जैसे मान लो ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर्स हैं, देर इज देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज जिसके माध्यम से आप ग्लेशियर्स को पिघला सकते हो। आप बैठे बैठे जो है, देर आर सर्टेन लेवल, आप इस पर स्टडी कर सकते हो। देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज जिसके माध्यम से ग्लेशियर पिघल सकते हैं। जैसे मान लो एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज फाइन, बट ग्लोबल वार्मिंग जब कोई चीज़ पिघलाती है तो उसमें धीरे 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 आपकी पिघलेगा, तो मॉनिटरिंग चलती रहती है। अच्छा, इतना पिघला, इतना पिघला, इतना पिघला। एकदम से जब चीज़ें पिघलती हैं तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मान लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो दैट इज क्लोजर टू चाइना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हमारे आर्मी पर्सनल हैं, सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के बॉर्डर में पास जा रहे हो, तो उन्होंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अब ये हुआ है कि नहीं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये इस वजह से हुआ, ये हुआ। मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि फ्यूचर के अंदर ये भी बहुत देखने को मिले कि आपको पता है कि कैसे रोका जाए कि हमारे बॉर्डर के पास ना है। तो वो जो ग्लेशियर्स है उनको, देर आर टेक्नोलॉजीज जिनके माध्यम से कि जैसे मान लो एवलांचेस कैरी आउट किए जा सकते हैं, या पिघलाया जा सकता है, ग्लेशियर्स को धीरे धीरे पिघल रहा है, पिघलने के बाद वो तुरंत फ्लडिंग कॉज कर सकता है। ये है। फिर जैसे ही फ्लडिंग कॉज हो सकती है, पास में कोई डैम है, उस डैम से पानी छोड़ दिया तो और अधिक पानी आ जाएगा। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी। एक यूनिक डैम है चाइना का जो कि बहुत मिस्टीरियस है, उस पर भी मैं कभी आपसे चर्चा करूंगा। बहुत ही मिस्टीरियस है, उसके बारे में मतलब कहा जाता है कि बहुत बड़ा है, कहाँ से क्या है, वो कहाँ कहाँ पे इन्होंने कैनाल बना रखी है, कुछ पता नहीं है। कैनाल का मतलब जैसे डैम में पानी रोका हुआ है और वो उन्होंने कई जगह पे पानी को की निकासी कर रखी है। तो मान लो वहां से जब पानी छोड़ेंगे ना, तो उस पूरी जगह में बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी। अब वो कहाँ है उसकी लोकेशन भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट उस डैम के बारे में कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग बता दी, प्लस ये जोग्राफिकल लोकेशंस आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हिमालयन रीजन्स हैं, यहाँ पे दे आर कंसिडर टू बी अ टावर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है उसके लिए, अब यहाँ पे एनडीएमए गाइडलाइंस देख लो। पहले तो हमें एनडीएमए ने क्या कहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस पर एक कोर्स निकालूंगा मैं आप लोगों के लिए एनडीएमए गाइडलाइंस के ऊपर, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 2-3 साल में प्रश्न आता है, छोटा सा एक कोर्स रहेगा इसमें। यहाँ पे देखो, एक तो मैपिंग जो डेंजरस लेक्स हैं उनको मैप करना, इसने ये कहा है। दूसरा कहा गया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, राडार इमेजिंग, मतलब टेक्नोलॉजी से आप नज़र बना के रख सकते हो कि नहीं लॉक कोई लेक तो नहीं बन रही, क्योंकि 300 प्लस लेक्स हैं ऐसी। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स है ना, जैसे मान लो जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ पे और स्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत किया जाए, जिससे कि पानी बह के नीचे ना जाए और नुकसान ना करे। लैंड यूज़ प्रॉपर प्लानिंग, ऐसा नहीं कि आप जो है
पूरा जैसे सब आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में आप जम के और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो तो वो पूरा स्लोप की स्टेबिलिटी अफेक्ट हो जाएगी। तो प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग आपका होना चाहिए, लोकल मैन पावर को एम्पावर करना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, ग्लोबल वार्मिंग इज एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग, अभी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। ठीक है, ये एनडीए में गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना, ग्लोबल वार्मिंग इज एस्केलेटिंग द डेंजर ऑफ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट, डिस्कस एक्सप्लेन्ड एनडीए में गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग ग्लोब। तो ये सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आंसर सेंड करो। ठीक है, सेंड करना, मैं आकलन सीरीज जल्द लेकर आऊंगा जहां पे अपना अपना आंसर मुझे सेंड करोगे, आपको इवेल्युएशन मिल जाएगा। अभी फिलहाल क्योंकि आई एम फोकसिंग मोर ऑन एआरसी रिपोर्ट, एक बार खत्म हो फिर आकलन सीरीज आपकी लॉन्च हो जाएगी। ये सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड करना, सेकंड एआरसी रिपोर्ट की क्लासेस ये देख लो अपलोड हो गई हैं, और जरूर से इसको करना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मिस करते हो, सेकंड एआरसी और जो चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे और भी एंड कवर करूंगा। ये जीएस 2, 3, 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ये कवर होगी। साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चल रहा है कि आज क्लास 1 है तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो ये सब सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में दे रखा है। चलो क्वेश्चंस देख लो, प्रीलिम्स का फटाफट पॉज करके आंसर बताना। सेशन लाइव देख लो, लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है। About ephemerals plant, primary job of this flower is to act as an important source of nectar and pollen for native pollinators. Quite a few of them are threatened due to land use change and expansion of roadways and infrastructure. Monsoon ephemerals bloom towards the end of the May and throughout June, July, August and September. Correct आपको बताना है। यहाँ पे देखो, एक बार पॉज करके आप लोग अपना आंसर दो इसमें। तो यहाँ पे एफर्मल्स प्लांट की बात करें तो ये तो न्यूज़ आपकी जो है वो आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस की है, तो एफर्मल प्लांट्स के ऊपर है। तो ये जो अगर जो प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं और मई और थ्रू आउट जून, जुलाई, अगस्त इस समय ये आते हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेटेंड है बिकॉज लैंड यूज चेंजेस, जिस तरीके से हम लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो धीरे धीरे इनके नंबर कम हो रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स इसके लिए सही हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रेंट क्रूड के ऊपर है, ये आप खुद आंसर बताओ क्या होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, ब्रेंट क्रूड। तो यहाँ पे ब्रेंट क्रूड का टॉपिक है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ब्रेंट क्रूड इज अ मोर यूबिक्यूटस एंड मोस्ट ऑयल इज प्राइस्ड यूजिंग ब्रेंट क्रूड एज द बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू द 2/3 ऑफ ऑल oil pricing. This grade is described as light because of its relatively low sulfur content. This grade is described as sweet because of its low density. So this grade is described as light because of its low density and sweet because of its low sulfur content. मतलब ये स्टेटमेंट को एक्सचेंज कर दिया। स्वीट क्यों? क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट है। ठीक है, एंड है ना, नॉट लो डेंसिटी, मतलब ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट एक्सचेंज हो गए, ये दोनों गलत है, एक सही है, आंसर ओनली 1 होगा। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स का ये टॉपिक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड एआरसी वाला जो कोर्स है प्लीज़ मिस मत करना। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप का लिंक नीचे दिया है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये, सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स का 2, 3, 4। आप कहीं भी पूरे इंस्टीट्यूट और कहीं भी दुनिया के चक्कर लगा लो, ये रिपोर्ट्स कोई नहीं पढ़ाता है। मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, मैंने प्रिपेयर किया था, उसी ये नोट्स हैं ये, और प्लस आपको क्लास में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।